फोर्स, एज यू नो, फोर्स के बारे में आप पहले भी बहुत कुछ जानते हो। फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर करा था। कोई एप्पल की स्टोरी आपको पता है कि एक जब वो घूमने गया हुआ था तो पेड़ से क्या हुआ था, एक फल जो एप्पल था वो उसने गिरते हुए देखा कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां से उसने पता किया था कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो यहाँ से ही फोर्स ने जनरेट करा था। फोर्स के बारे में आपका फिजिक्स में मतलब बहुत ज्यादा एंट्री हुई इसको लेकर। तो सबसे पहले एफ को डिनोट, फोर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। इसके जो यूनिट होते हैं, यूनिट फार्मूला डायमेंशन क्या होते हैं इसके, फोर्स इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फार्मूला, फंडामेंटल या बेसिक फार्मूला है ये इसका, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ एफ इज इक्वल टू एम ए, मास के लिए एम, एक्सेलरेशन के लिए ए, आप इस तरह से पुट कर सकते हो। यू नो वेरी वेल द यूनिट ऑफ मास, मास के यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम, एंड acceleration has the unit meter per second square. From there, the unit of force is kilogram meter per second square या फिर kilogram meter second raised to the power -2. Now this unit you can convert into dimension. Dimension में कैसे लिखोगे आप इसको, dimension में instead of kilogram capital M, meter length, and for second you have to put t here, and the power is -2. So this is the dimension of force. फोर्स को लेकर यूनिट, डायमेंशन एंड फार्मूला, ये तीनों चीजें आपके पास है, आपके सामने है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी मैं आपको करवाना चाहूंगा, बिकॉज दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर फ्यूचर और फॉर फिजिक्स आल्सो। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? प्लीज टेल मी। नो सर। इसके बाद गुड, शाबाश। और कोई स्टूडेंट? इसके बारे में तो पता ही होगा इतना तो। चलो अब हम फोर्स के बारे में जो कुछ अलग से हमें पता है, थोड़ा सा और नॉलेज इसके लेते चलेंगे हम कैसे। फोर्स के लिए सबसे पहली बात, न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था फोर्स के बारे में। क्या था वो? 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। किसके बेटा? लीनियर मोमेंटम के। देखो हर एक फार्मूले को मैं बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक तरह से इसको ओपनली करके बिल्कुल डिटेल स्टडी करवा रहा हूं आपको, ताकि आपको फोर्स को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे कभी भी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट को, रेट किसका? इसका। और रेट का मतलब क्या है? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, तो आप नीचे टाइम लिख सकते हो ऐसे, और ऊपर चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिख लीजिए। आप ऑफ की जगह पर यहाँ पे इन लगा दो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मतलब जो ये ऊपर वाली लाइन है इसके अंदर दो क्वांटिटीज है, वन इज मोमेंटम एंड अदर इज टाइम। और टाइम क्या है? Now am I audible? Yes, sir. यस सर। ये बीच में हो गया था बेटा। चलो कोई Yes, नहीं, sir. इसको हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं यहाँ से स्टार्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा, मोमेंटम का फार्मूला आपने कर लिया है? एमवी, mass into velocity. Mass into velocity. Mass into velocity. You know very well, momentum has the formula mass into velocity. और अगर इसको डायग्राम से आप देखेंगे, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद उसी मास का, उसी ऑब्जेक्ट का जो था वेलोसिटी v हो जाती है फाइनल वेलोसिटी,
after time t. तो this thing you can write in this way. कैसे? चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? यहां पर देखिए फर्स्ट केस में मोमेंटम कितना होगा? mu. इन सेकंड केस मोमेंटम कितना होगा? आफ्टर सम टाइम mv. एंड चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? mv माइनस Final momentum mu. minus initial momentum. Very good. Final momentum minus initial momentum. This is final momentum and this one is initial momentum. Very good. जिसको समझ में आता रहे बेटा रिस्पॉन्स देते रहा करो, अच्छा लगता है, आपका भी हौसला बढ़ेगा. ठीक है. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. टाइम कितना? यहां से यहां तक वही डिफरेंस ले लिया था. देखो अब इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है और इसी चीज को फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इमेज कर सकते हो. नाउ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कॉमन ले लीजिए मास, V माइनस यू अपॉन टी, ये बच जाएगा. ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में लेंगे आप. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में V माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? यू नो वेरी वेल, एक्सेलरेशन. तो एक चीज तो आपने देख ली होगी कि अगर आपको आगे जितने भी फार्मूले करने हैं तो आपको पहले वाले भी फार्मूले आने चाहिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट जो फार्मूले है वो ड्राइव नहीं कर सकते. तो यहां से आपको पता लगा कि फोर्स का फार्मूला सेकंड लॉ, यानी कि F इज इक्वल टू एम में भी हम लिख सकते हैं या फिर dp अपॉन dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं. तो ये दो फार्मूले अभी आपके सामने हैं. अगर आपसे पूछता है कि फोर्स क्या होता है, इसका फार्मूला बताइए, तो F इज इक्वल टू एम बता सकते हैं आप, या फिर dp अपॉन dt यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल भी बता सकते हैं. इसी के बाद अगर यही फोर्स आपको किसी सर्कुलर मोशन के लिए निकालनी हो किसी ऑब्जेक्ट की, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, आप यहां पर खड़े हैं वो पॉइंट पर, यहां पर आपने किसी थ्रेड से किसी स्टोन को क्या कर लिया है, टाई कर लिया और उसको रोटेट कर दिया, इस तरह से सर्कुलेट कर दिया अपने अराउंड इस तरह से. तो इसका मास कितना होगा? m. और ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये स्पीड कितनी होगी? v. और ये क्योंकि हर पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसके पास क्या होगा? सोचने वाली बात है. अगर डायरेक्शन चेंज करे वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन, यस, वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, तो उस चीज के पास क्या होती है बेटा? एक्सेलरेशन. तो अगर ये मास है और ये वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, दिख रहा है यहां पर डायरेक्शन इज चेंजेस, तो क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे ये फोर्स होगा इसके ऊपर. बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, इन दिस केस देयर इज नो फोर्स, द फोर्स वैल्यू इज 0 इन दिस केस. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब सेम स्पीड से चल रहा है और डायरेक्शन नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या है? यूनिफॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स 0 हो जाएगा. और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बट डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तब उसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा? फोर्स. बट इन दिस केस अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में? 0. एंड यू नो द फार्मूला F इज इक्वल टू m. अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी क्या आ जाएगी? 0. इस पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, जो मेरे को लग रहा है, बताइए कहां पर दिक्कत है आपको, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड ज्यादा करी थी इसमें. पूछिए जल्दी से. लास्ट पॉइंट बता दो सर एक बार दोबारा. कौन सा लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन वाला, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. यस सर. ओके, मैं बता रहा हूं बेटा. देखिए एक ऑब्जेक्ट है, मास m, वही पत्थर आपके पास, और उसने क्या करा? आपने उसकी स्पीड रख दी v, सेम स्पीड से चल रहा है, वो सेम स्पीड से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 0. यस और नो?
अगर वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये आपने कल ही प्रूफ करा है। कैसे? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर सेम स्पीड से चलेगा तो u भी v होगा उसका और v भी v होगा। पुट करिए, एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? नाउ क्लियर? यस सर। अगर सेम स्पीड होती है, वेलोसिटी इनिशियल भी वही होगी, फाइनल भी वही होगी, और अगर आप उनका डिफरेंस लोगे तो वो क्या आ जाएगा? जीरो। तो जीरो अपॉन टी क्या होगा? जीरो। बट इन दिस केस जो मैं आपको नया पॉइंट बताने वाला था, ये तो कल वाला ही पॉइंट था जो आपने पूछा है। यहां पर मैंने क्या बताया, एक स्टोन है जो आपको इस तरह से सर्कुलेट कर रही है, ये रेडियस आर है, ये मास एम है, और इसकी यहां पर वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी उसकी सेम है, सेम वेलोसिटी ले लिए मैंने यहाँ पे, सेम स्पीड ले ली है उसकी ऑब्जेक्ट की। तो सेम स्पीड होने की वजह से क्या यहां पर भी फोर्स जीरो होगा उसका। तो आवर आंसर इज नॉट जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में एक चीज अलग से मिल चुकी है आपको, और वो क्या है? डायरेक्शन। जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अगर सेम स्पीड के साथ डायरेक्शन चेंज हो जाए, देखिए कांस्टेंट स्पीड है आपकी प्लस डायरेक्शन, ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे? एक्सेलरेशन। इसमें देखिए एक्सेलरेशन की वजह से ही फोर्स जीरो हुआ था, और यहां पर अब आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा? फोर्स होगा। फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स मिलेगी इस केस में। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है आपको बताने का, जब कोई बॉडी सर्कल में ऐसे मूव करेगी, उसका मास m है, वेलोसिटी v है, और रेडियस r है, देयर इज वी हैव नॉट नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस, बिकॉज ये आपका नेक्स्ट आर्टिकल्स में आएगा, चैप्टर 5 में आएगा एनसीईआरटी में। तो कहने का मतलब है कि इस केस में फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो, और इस फोर्स का नाम क्या है? पहली तो बात, इस फोर्स को निकालने के लिए, वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे इसको, जो कि सेंटर से जनरेट होगी और इस तरह से रोटेट करवाएगी। इन दिस केस द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये आपके पास थर्ड फार्मूला आ गया। अभी तक आपको फोर्स के ये फार्मूले पता लग चुके हैं, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, जिसको चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बोलते हो आप। एंड द नेक्स्ट वन इज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और एक चीज का ध्यान रखना, फोर्स का फार्मूला जो मर्जी हो, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर, आपको गिवन क्या क्या है उसको लेकर आपने करना होता है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो सेंट्रिपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है टुवर्ड सेंटर, यस, और और सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। वो बाहर की तरफ लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ Yes, को sir. ओबे करते हैं ये भी। ठीक है बेटा, और Yes, नेट sir. इनका जीरो आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट में क्योंकि पढ़ेंगे ना हम। अभी तो पढ़ेगा, अभी हम थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहे हैं इनको, ताकि हमें है ना आगे जब मैं इनके बारे में पढ़ाऊं तो मेरे को ज्यादा बेसिक ना उठाना पड़े, और अभी भी आपके लिए कुछ फ्रूटफुल हो। देखो आपने सारी चीजें पढ़ ली है ये, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करके आपको करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ये नेक्स्ट चाहिए। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर हम इस चीज को ज्यादा डिटेल पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग भी यहाँ पे ही है फिजिक्स की, और घूम फिर के हमने इधर ही आ जाना पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद। हाँ जी बोलिए बेटा सज्जल। सजल, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, तो फोर्स के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क के बारे में। किसके बारे में? वर्क के बारे में। इस वर्क को भी आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो सारा का सारा जो 9th क्लास की फिजिक्स है वो एज इट इज +1 में मॉडिफिकेशन के साथ आ जाएगी। मॉडिफिकेशन नहीं, आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा मटेरियल के साथ आ जाएगी, बहुत ज्यादा मतलब सिलेबस लेकर आ जाएगी। तो वर्क के बारे में अभी तक आपने जो भी पढ़ा, देखो डेफिनेशन वगैरह वगैरह फार्मूले सब कुछ आपने पढ़ लिया है। वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यही लेते हो ना इसको आपने। अब इसको ऐसे नहीं लेना है,
चलो एक बार हम यूनिट और डायमेंशन ले लेते हैं, उसके बाद बताता हूं मैं इसके बारे में। फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, और सेकंड के और डिस्टेंस के क्या होते हैं? मीटर। तो यहां से आप देख सकते हो ये न्यूटन मीटर होते हैं। या फिर फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, फोर्स के यूनिट बताए थे उसने, लेकिन न्यूटन को आप जो अभी हमने ड्राइव करा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसी न्यूटन को इंटू में मीटर। तो यहां से आपके पास वर्क के यूनिट क्या आ जाएंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या सेकंड रेज टू द पावर -2। और अगर आप इसकी डायमेंशन बनाना चाहो तो क्या बनेंगे? m पावर 1 है तो m पावर 1, l पावर, यहाँ पे m पावर 2 है तो l पावर 2 होगी, यहाँ पे सेकंड -2 है तो यहाँ पर टाइम t-2। तो इस तरह से आप इसकी डायमेंशन ले सकते हो। वर्क टॉपिक करवा के मैं फोर्स और वर्क दोनों के लेकर एक क्वेश्चन भी आपको करवाने जाऊंगा, जो कि न्यूटन के ऊपर क्या होगा? बेस होगा इसके ऊपर। वर्क के बारे में आपको जो फार्मूला पता है वो क्या है? W इज इक्वल टू Fs, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन आपको अब पढ़ना पड़ेगा इसको कोस थीटा के साथ। किसके साथ? कोस थीटा के साथ। क्या है ये कोस थीटा? ये एंगल है बेटा फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, एंगल बिटवीन F एंड S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल होता है। और देखिए इसके अंदर, वर्क के अंदर आपने 3 चीजें पढ़ी थी, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। अब +1 के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे इसके, और +1 के टॉपिक में भी या कंपटीशन के क्वेश्चन में भी कहां पर ये देखो आपका क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, वो बताया जाएगा आपको साथ के साथ। देखिए वर्क की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है? सिंपल, फर्स्ट इफ F इज इक्वल टू 0, सेकेंड अगर S 0 हो जाए तो, 0। थर्ड अगर cos थीटा 0 हो जाए तो। यही है ना? Yes, sir. ठीक है। इसमें cos थीटा क्या है, cos थीटा की वैल्यू कौन कौन सी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। cos थीटा की वैल्यू नोट कर लीजिए आप। अगर cos 0 डिग्री हो तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है। cos 90 डिग्री हो तो वैल्यू 0 होती है। और इसको थोड़ा सा और ध्यान अगर आप करोगे तो cos 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो 0 पे 1 थी और 90 पे क्या थी? cos 90 तक चलिए आप ऐसे ही समझिए इस चीज को। cos 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक चलना आपने, और आपकी वैल्यू cos 0 पर कितनी थी? कितनी थी बेटा? 1। और cos 90 पर कितनी है? 0। तो इसने सारा का सारा 1 से लेके 0 तक का कवर कर रहे हैं। तो आप यहां से क्या समझे? अगर cos 0 cos 10 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। cos 0 डिग्री और cos 10 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू आपस में किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम? Cos 0 greater than cos 10. ठीक है। तो यहां से क्या समझे आप? cos 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर वैल्यू ऐसे चलेगी तो आपकी जो वैल्यू है उसकी, cos 0 की, cos 10 की, cos 20 की, वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज। अब मैं इसको एंगल की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, वो देखो। यस, cos 0 इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग चलेगा, ठीक है। साइन इसका अपोजिट चलता है बेटा। अगर आप इसमें साइन की वैल्यू को भी नोट कर लो तो कर लो अभी। cos से साइन अपोजिट चलेगा बिल्कुल। जो इसकी वैल्यू 0 पे होगी वो 90 पे होगी, जो उसकी 90 पे होगी वो उसकी 0 पे होगी, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है बेटा, अपोजिट। इसके बाद ये देखिए अब, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये दिख रहा है आपको? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बीच का एंगल देखिए, जो ये एंगल है ये 90 से कम है,
90 से क्या है, कम है। सपोज ये आपने 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। इसी तरह से एक और ले लीजिए। नाउ द एंगल इज 30 डिग्री। समझना इन दोनों चीजों को। यहां पर भी फोर्स आपकी 10 न्यूटन है, यहां पर भी 10 न्यूटन है। यहां पर डिस्टेंस आपका 5 मीटर है, यहां पर भी 5 मीटर है। देखना इन दोनों केसेस को ध्यान से बेटा। दोनों के अंदर वर्क की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम? 30 डिग्री वाले में ये ज्यादा होगी। 30 डिग्री वाले में ज्यादा और 60 जिसमें में 60 डिग्री वाले डब्ल्यू में या कम, डब्ल्यू डैश, 60 डिग्री वाले में डब्ल्यू डब्ल्यू डैश किसमें बेटा? डब्ल्यू या 30 डब्ल्यू डिग्री में डैश? ज्यादा होगी। डब्ल्यू डैश W में ज्यादा होगी। में कम होगी। डब्ल्यू में ज्यादा होगी। डब्ल्यू में ज्यादा होगी। और डब्ल्यू डैश कौन कहेगा? बोलो बेटा, किसमें ज्यादा होगी वैल्यू? डब्ल्यू में। डब्ल्यू में डब्ल्यू में। डब्ल्यू में। cos 30 की वैल्यू ग्रेटर देन किससे है? cos 60 डिग्री से। तो यहां से आप देख सकते हो W का फार्मूला क्या था, यहां पर लगाइए fs cos थीटा, एफएस fs cos थीटा। यहां पर 60 डिग्री आ जाएगा और यहां पर 30 डिग्री आ जाएगा। वर्क का फार्मूला लगा दिया हमने, क्योंकि F और S दोनों में सेम ही है। तो इसका जो फैसला होगा वर्क किसका ज्यादा होगा, ये कौन करने वाला है? cos 30 और cos 60 डिग्री, बिकॉज दे आर इन मल्टीप्लाई, दे आर इन मल्टीप्लाई, दे आर इन प्रोडक्ट। दूसरी बात, अगर आप एंगल के हिसाब से इस तरह से लेना सीख गए हो या आ गया है, तो अब आपको मैं क्या करने वाला हूं, एक ऐसी सिचुएशन दूंगा जिसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखिए मेरे को वर्क जीरो करना है, तो मेरे को बताइए कैसे कैसे कर सकता हूं मैं उसको। फर्स्ट क्या करके कर सकता हूं वर्क की वैल्यू जीरो? फार्मूला यू नो वेरी वेल, एफ एस कोस थीटा इज देयर। फोर्स जीरो। का एंगल 90 डिग्री हो। अगर मैं कोस, क्या बोले, दोबारा बोल लो सजल। कोस 90 डिग्री ले लेते हैं। डिग्री एंगल ले लें अगर दोनों के बीच में। अगर थीटा 90 डिग्री ये ले तो जो आपने सबसे पहले बता दिया मेरे को, देखिए या तो आप एफ को जीरो ले लो या एस को जीरो ले लो, तब भी आपका वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर आपने कोस 90 अगर ले लेते हो तब भी, यानी कि ये दोनों चीजें होते हुए भी, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, डिस्टेंस की वैल्यू 5 मीटर है। अगर मैं वर्क निकालने के लिए कहूं तो काफी बच्चे क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या कर देंगे, 10 इंटू 5 एंड 50 आंसर दे देंगे मेरे को, 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर मैंने कह दिया कि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तब क्या होगा? आपको पूरा फार्मूला इसका लगाना है, कोस 90 डिग्री यानी कि कोस थीटा कोस 90 डिग्री, एंड यू नो वेरी वेल द कोस 90 वैल्यू इज जीरो। फ्रॉम देयर ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। वर्क डन। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं कि एक पोर्टर है, कुली है, वो क्या करता है, सामान को अपने सिर पे रखकर चल रहा है। देखिए इस चीज को समझिए, यहां से कोई पोर्टर है, उसने लगेज को अपने सिर पर रखा और चल दिया। चलेगा कैसे? हॉरिजॉन्टली चलेगा ना, ऊपर नीचे तो नहीं चला जाएगा आसमान में। तो वो स्टेट ऐसे चल दिया। पोर्टर का देखो लुक बना दिया है, उसने अपने हेड पर लगेज को रख लिया है और यहाँ पर डिस्टेंस इस तरह से कवर कर रहा है वो। तो ये बताइए जो लगेज है उसके ऊपर फोर्स है कि नहीं है? वेट होगा या नहीं होगा? फोर्स का दूसरा नाम वेट भी लिख सकते हो आप। काफी अच्छा लगेगा किसी को ये सुनकर कि फोर्स को हम वेट भी बोलते हैं। फोर्स के यूनिट भी न्यूटन होते हैं और वेट के भी न्यूटन होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका फार्मूला एम में होता है और वेट का फार्मूला एम जी। जो ये जी है ये एक्सेलरेशन ही होता है, बट ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये एक्सेलरेशन हमारे पास। अदरवाइज मास तो दोनों में सेम है। एक्सेलरेशन ये क्या है, इन केस ऑफ अर्थ ग्रेविटी बन जाता है तो वेट बोलने शुरू कर देते हैं हम। अदरवाइज ये भी क्या है, फोर्स है। तो ये चीज और आप नोट कर लीजिए,
क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके जो आगे असाइनमेंट या टेस्ट तैयार होने वाले हैं तो वो सारे के सारे इसी के बेस पे करूंगा मैं। नेक्स्ट यहां पर आइए, फोर्स की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। किस डायरेक्शन में लग रही है? फोर्स या